हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिना नॉलेज पे। दोस्तों, आज जो देखेंगे आप लोग संगीत के एग्ज़ाम्स के लिए जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो प्रश्न है ना, जो छूट जाते हैं, तो जो जितना डीपली आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं कभी, तो बस थोड़ा-सा जो है डीपली उन प्रश्नों को लाया गया है जो कि आपसे छूटते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके एग्ज़ाम्स में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे अगर यहाँ से आएँगे तो। चलिए हम लोग देखेंगे आज का जो प्रश्न रहेगा आपके कहाँ से रहने वाला है, वो मैं बता दूं आपको कि यहाँ से आपके रहेगा रस से, रस सौंदर्य से। ठीक है, रस सौंदर्य से रहेगा। और अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों इसी के साथ में, तो रस के अस्थाई भाव जो होते हैं ना, रसों के अस्थाई भाव, तो यहाँ से प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट जो है शुरू हो जाते हैं अपने प्रश्नों को देखने के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या होता है कि संगीत में सुंदरता की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। देखिए, संगीत की अगर हम बात करेंगे, इनमें सुंदरता के लिए जो आवश्यक जो तत्व होते हैं, कौन सा तत्व होता है? क्या भाव होता है, रस होता है, श्रृंगार या फिर भंगिमा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा नंबर 1 का, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आप लोग जानते हैं रस का प्रश्न है, तो संगीत में सुंदरता की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कितने हैं, कौन से हैं? रस हैं। रस कितने प्रकार के? 8 प्रकार के बताए हैं। किसने बताए हैं? भरत ने बताए हैं। और आपके कौन से ग्रंथ में? तो नाट्यशास्त्र में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दूसरा नंबर का कि भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित नाट्यशास्त्र में रस के कितने विषयों में रंगमंच एवं अभिनय के माध्यम से विस्तार वर्णन किया गया है? ठीक है, आपको देखिए समझना है प्रश्न को, क्या पूछ रहा है कि भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित नाट्यशास्त्र, ये तो इतना तो समझ गए, उसमें रस के कितने विषयों में रंगमंच एवं अभिनय, तो कितने विषयों में, तो कौन सा वो हो जाएगा, तो कौन सा विषय है जो हमें बताना है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, उपयुक्त सभी। वो स्वरूप के बारे में भी कहते हैं, निष्पत्ति के बारे में भी, और अनुभूति के बारे में भी। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आपको आएगा बीपीएससी के लिए, तो वहाँ पे आपको उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन चुन लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उपयुक्त सभी है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है नंबर 3 हमारा, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है? देखिए, रस संप्रदाय की अगर हम बात कर लेंगे, तो दोस्तों ये मूल प्रवर्तक जो माने जाने वाले व्यक्ति हैं रस संप्रदाय के, इन्होंने ही 8 प्रकार के रस बताए थे। तो ये कौन है? तो मूल संप्रदाय आपके भरत मुनि हो जाएंगे। ठीक है, भरत मुनि हो जाएंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय वाद्य में कितने अर्थों में रसों का प्रयोग किया जाता है? यानी कि भारतीय वाद्य में जो है उसमें कितने अर्थों में, यानी रस के जो हैं कितने अर्थ निकाल कर उसमें प्रयोग किए जाते हैं? तो नंबर 4 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रसों का जो है 4 अर्थों में प्रयोग किया जाता है भारतीय वाद्य में। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं, नंबर 5 हमारा प्रश्न है कि रस को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी गई है? तो देखिए, किसकी संज्ञा दी गई भाई? रस को इनमें से किसकी संज्ञा दी गई है? क्या अखंड स्वर प्रकाशानंद का, या फिर चिन्मय का, या फिर ब्रह्मानंद सहोदर का, या फिर उपयुक्त में से सभी? तो इसका जवाब क्या रहने वाला है? नंबर 5 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि जवाब होगा आपके लिए उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो अखंड आपका स्वर प्रकाशानंद भी हो जाएगा, चिन्मय भी हो जाएगा, उसके बाद फिर ब्रह्मानंद सहोदर भी हो जाएगा। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से रस को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी गई है? तो ये तीनों की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए, फटाफट हम लोग देखेंगे छठा नंबर जो हमारा प्रश्न है कि अथर्ववेद में रस का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देखिए, अथर्ववेद की अगर हम बात करें, तो ये अथर्ववेद में जो रस के जो प्रयोग हुए हैं वो किसके लिए? क्या गौ दुग्ध के लिए हुआ, या फिर मधु के लिए, सोम के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, या सभी आप कह सकते हैं? तो इसका जो जवाब होगा छठा नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें जो है आपका अथर्ववेद में रस के लिए जो प्रयोग किया गया है वो गौ दुग्ध के लिए भी है, मधु के लिए है, और सोम के लिए भी किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका छठा नंबर क्लियर। अब आगे देखते हैं, 7वां नंबर हमारा प्रश्न है कि सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला का प्रधान गुण है। कला का प्रधान गुण है कौन सा भाई? कला का प्रधान गुण कौन है? क्या स्वर है,
रस है, भाव है या सौंदर्य है? क्या है इसका जवाब, क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी कि सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भी कला का जो प्रधान गुण माना गया है वो किसको? रस को ही माना गया है। दोस्तों देखिए, आप लोग कर तो रहे हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन बिल्कुल आपको वन लाइनर बना के आप लोगों को याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। और साथ में सेशन को दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा उन बच्चों के पास, आप लोग जिनके पास सेशन नहीं पहुंचता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है 8वां नंबर कि किस विद्वान ने रस को नाट्य का क्या अनिवार्य तत्व माना है? तो किस विद्वान ने रस को जो है नाट्य का अनिवार्य तत्व माना है? भाई नाट्य में भी रस का होना अति आवश्यक है, तो कौन से विद्वान के अनुसार? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भरत ने ही नाट्य में अनिवार्य तत्व माना है किसको? रस को, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था कि किस विद्वान ने रस को नाट्य का अनिवार्य तत्व, तो नाट्य का अनिवार्य तत्व माना था रस को, कौन? तो भरत मुनि ने माना था। चलिए आगे देख लेते हैं, नंबर 9 हमारा प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न है, देखिए अब ये आने वाले और भी जो प्रश्न है काफ़ी खास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से रहने वाला है, तो आप लोग तो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, सारे प्रश्नों को देख रहे हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न आप देखते हैं, भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? देखिए अगर रसों की अगर हम बात कर लेंगे तो भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? तो रसों की संख्या जो यहाँ पे हो जाएगी, कितने रस? नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। भरत ने 8 रस माने हैं, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कौन कौन से 8 रस हैं, वो आपको मैंने बता दिया है, और कभी जो डिटेल क्लास आएगी तो उसमें व्याख्या वाली क्लास में तो उसके साथ में व्याख्या कर देंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भरत मुनि ने कितने अस्थाई भाव बताए हैं? देखिए अस्थाई भाव बताए हैं, सभी के जो है अस्थाई भाव बताए गए हैं, जितने भी रस हैं उनके अस्थाई भाव बताए गए हैं। तो देखिए रस हमारे 8 हैं, इसके अनुसार जो अस्थाई भावों की संख्या जो है वो भी कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 8। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा कि भरत मुनि द्वारा मान्य प्रधान रसों की संख्या कितनी है? देखिए भरत मुनि तो कुल जो है 8 रस आपके बता दिए, लेकिन इनके द्वारा जो मान्य जो रस हैं, मान्य यानी कि जो रस हैं 8 में से कितने रस को ज़्यादा मतलब कि मान्य भरत ने दिया है, तो वो कितनी संख्या है उसकी? तो मान्य रस हैं आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है। मान्य रस आपके कौन कौन से हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। इन्हीं 8 में से 4 को, जैसे कि श्रृंगार हो गया, करुण हो गया, रौद्र हो गया, विभत्स हो गया, तो ये आपके क्या हो गए? इसमें जो है मान्य प्राप्त प्रधान रस हो गए ये 4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, क्या पूछ रहा है कि रस ग्रहण करने वाले तत्व हैं? भाई रस ग्रहण करने वाले कितने तत्व हैं? इसका जवाब देना है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रस ग्रहण करने वाले जो तत्व हैं वो कितने तत्व हैं? 7 तत्व है। ये आपके एग्जाम्स के MCQ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग VVI लगा लीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि रसों की संख्या 8 है। इस पर आपको डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में 8 लगा दे देगा तो आप लोग डायरेक्ट 8 लगा देंगे, नहीं भाई उससे कम एक 7 लगाना है, ठीक है। रस ग्रहण करने वाले तत्व 7 ही हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने पक्षों पर, यानी कि कितने पक्षों पर मुख्य रूप से विचार किया है? यानी कि कितने पक्ष हैं नाट्य शास्त्र में, कौन कौन से पक्ष हैं? जैसे कि एक आपका संगीत का भी पक्ष हो गया, एक उसमें भी आपकी चर्चा हुई ना 28 से 33वें अध्याय के बीच में, तो वो सब हो गया, वो एक पक्ष हो गया। तो उस तरह से जो है कितने पक्षों की चर्चा की है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में? तो नंबर 13 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार, ठीक है। 4 प्रकार के तत्वों को, यानी 4 पक्षों के पर जो है मुख्य रूप से चर्चा किया गया है, किसमें? आपके भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 4 पक्ष। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, आचार्य भरत ने रस का अर्थ माना है, क्या माना है भाई? आचार्य भरत के अनुसार रस का अर्थ क्या है या फिर क्या माना है? तो जवाब इन दोनों का एक ही होगा, तो इस अनुसार हमें जवाब क्या देना है? तो नंबर 14 हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाब हो जाएगा हमारा अस्वाधात्व माना है, ठीक है। अस्वाधात्व माना है आचार्य भरत ने, रस का अर्थ क्या माना है? रस का अर्थ होता है अस्वाधात्व, यानी ये किसने माना है? तो ये आचार्य भरत ने माना है। आगे देखिए नंबर 15 हमारा जवाब के प्रश्न क्या हो जाएगा, 15 नंबर हम लोग देखेंगे, रस को खाली स्थान की आधारशिला माना जाता है। भाई रस को किसकी आधारशिला माना जाता है? क्या संगीत की, काव्य की, वाद्य की या श्रुति की? तो किसकी आधारशिला मानी जाती है? 15 नंबर का हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रस को जो है काव्य का आधारशिला माना जाता है। आप लोगों को संगीत नहीं लगाना है यहाँ पे, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले आप
काव्य, जब भी कोई संगीत गाते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसकी काव्य रचना की जाती है। उसमें जो रस होते हैं उस रस के आधार पे काव्य रचना होती है। तो आधारशिला हमारा सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, काव्य ही तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ही तो हम गुनगुनाते हैं, गाते हैं, उसे संगीत का रूप देते हैं, गायन वादन नृत्य उसमें सारा कुछ शामिल करते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के अनुसार प्रधान रस हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया पीछे कि 4 प्रकार के जो रस थे, जो प्रधान रस जिसको की मान्यता दी थी, कुल 8 रस थे, उसमें से 4 को क्या किया था, मुख्य रसों की श्रेणी में रखा था। तो वो कौन से 4 जो हैं आपके मुख्य श्रेणी के रस में है, इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, मैंने बताया था आपको कि श्रृंगार, करुण, वीर और विभत्स, यही 4 प्रकार के जो रस हैं, ये उनके अनुसार क्या है, प्रधान रस हैं। वैसे तो और भी हैं, 8 होते हैं कुल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने भाव और रस पर परस्पर किसका संबंध माना है। तो एक है आपका भाव और दूसरा है आपका रस। यानी भाव क्या होता है, आप जैसे कि चेहरे को बनाते हैं, मतलब उसमें क्या करते हैं कि भाव दिखाते हैं। जैसे कि को कहना होता है, एक अपनी अपनी भाव होती है। जैसे एक कहता है क्या, एक दूसरा मतलब मान लीजिए कहता है क्या, तो अपनी अपनी ये क्या होती है, तो वही भाव होता है। तो भरत मुनि ने भाव और रस पर परस्पर किसका संबंध माना है। क्या शरीर का, आत्मा का, या उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या रहने वाला है दोस्त, इसका जवाब रहेगा नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। यानी भाव जो है आपके शरीर से भी और आत्मा से भी, ये दोनों का परस्पर संबंध माना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा है 18 नंबर की रस निष्पत्ति के कितने दृष्टिकोण है। यानी कि भाई कितने दृष्टिकोण से रस निष्पत्ति होते हैं या फिर निष्पत्ति हुए हैं। तो रस निष्पत्ति के कितने दृष्टिकोण हैं, इसका क्या जवाब हो जाएगा, 1, 2, 3 या 4, कितने दृष्टिकोण हैं इसके। तो इसका जो दृष्टिकोण माना जाता है, ये आपके 4 दृष्टिकोण माने जाते हैं रस निष्पत्ति के। ठीक है, जब मैं डिटेल क्लास लाऊंगा उसमें सारा कुछ आप लोगों के लिए डिटेल कर दूंगा। तो दोस्तों अभी आप लोग को MCQ जो है कर लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है, और सारा कुछ जो है आप लोग जब इसको जानेंगे तो उसकी भी जानने की लालसा होगी, तो वो मैं भी आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है नंबर 19, रस निष्पत्ति के उत्पत्तिवाद का दृष्टिकोण किस विद्वान ने दिया है। भाई यहाँ पे देखना है कि रस निष्पत्ति के उत्पत्तिवाद का दृष्टिकोण किस विद्वान ने दिया है। क्या भट्टनायक, अभिनव गुप्ता, या फिर आपके शंकुक या भट्ट लोलट। तो ये आपके कौन हो जाएंगे, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा देखिए 19 नंबर का जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। क्यों, देखिए निष्पत्ति की उत्पत्तिवाद का दृष्टिकोण, ठीक है, ये आपके जो रसों की जो माने जाते हैं, जो मुख्य रूप से वो भरत माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, निष्पत्ति की उत्पत्तिवाद। ठीक है, यानी ये उसको मॉडिफाई करके अलग ये बताए हैं कि ये आपके भट्ट लोलक हैं। चलिए आगे देख लीजिए, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 20 नंबर है, रस निष्पत्ति का अनुकृतिवाद। देखिए अभी आपने देखा, यहाँ पे क्या देखा, ये आपने देखा उत्पत्तिवाद, अब क्या देखना है, अनुकृतिवाद। तो इस दृष्टिकोण से कौन संबंधित हैं। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण यहाँ पे अनुकृतिवाद अब पूछ रहा है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए ये हमारे हो जाएंगे शंकुक जी। ठीक है, तो रस निष्पत्ति का अनुकृतिवाद दृष्टिकोण, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना कि 4 प्रकार के दृष्टिकोण थे, 4 दृष्टिकोण अभी बताया हम आपको, तो यही दृष्टिकोण है आपका जो आपसे पूछा जा रहा है। एक तो दृष्टिकोण आपका हो गया उत्पत्तिवाद, दूसरा दृष्टिकोण आपके लिए हो गया अनुकृतिवाद। तो यही है, तो उत्पत्तिवाद में आपके थे भट्ट लोलक और ये आपके अनुकृतिवाद में है शंकुक। ठीक है, तो ये आपको कंठस्थ से कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्या है, देखिए मुक्तिवाद है, अगला मुक्तिवाद है। तो इसमें जो पूछा जाएगा कि रस निष्पत्ति का मुक्तिवाद दृष्टिकोण से किनका संबंध है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा भाई, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, तो रस निष्पत्ति का जो मुक्तिवाद दृष्टिकोण से जो संबंध माना जाता है वो किनका, 21 नंबर का, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएंगे आपके भट्टनायक। ठीक है, भट्टनायक हो जाएंगे ये। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अस्थाई भाव के साथ किसका संयोग होने के कारण रस की निष्पत्ति होती है। देखिए अस्थाई भाव की अगर हम बात करेंगे ना, तो अस्थाई भाव के जो है इसके साथ किसका संयोग होने के कारण जो है रस की निष्पत्ति होती है। क्या विभाव की संयोग होने के कारण, अनुभाव की, या संचारी भाव, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो जवाब हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी, यानी कि जो है आपके विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन सभी भाव के साथ जो होता है अस्थाई भाव के साथ क्या होता है, इसका संयोग होने के कारण
रस की निष्पत्ति होती है। चलिए अब देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण के अनुसार न ही रस की उत्पत्ति होती है, न ही अभिव्यक्ति और न ही प्रतीति। तो ये जो है आपके किस दृष्टिकोण के अनुसार, दृष्टिकोण बताना है तो कौन से दृष्टिकोण के अनुसार कहा गया है कि न ही क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है और न ही अभिव्यक्ति होती है और न ही प्रतीति होती है। तो कौन सा दृष्टिकोण कौन सा माना गया है, तो 23 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपके मुक्तिवाद दृष्टिकोण हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके कौन सा हो जाएगा, मुक्तिवाद। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है। देखिए अब अस्थाई भावों से प्रश्न यहाँ पे ये आप लोग जो पूछा जाता है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए शामिल कर लिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो माना जाता है, वैसे तो मैं इस प्रश्न को बहुत बार करवाया हूँ, इसका जवाब आप खुद ही कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जरा लिखिए मुझे कमेंट बॉक्स में। और फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे ये हो जाएगा आपका रति। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो रति होता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, 25 नंबर का प्रश्न है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक, देखिए रस सिद्धांत के प्रवर्तक आपके भरत ही माने जाते हैं। भरत ने भावनाओं से संबंधित रस के किन अवयवों की चर्चा की है। भाई कौन से अवयव की चर्चा की है, अस्थाई भाव की है या विभाव की है, अनुभाव की है या उपयुक्त सभी की है। तो इसका जो जवाब रहने वाला है, देखिए रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत ने भावनाओं से जो संबंधित है ना रस के किन अवयव, तो कौन सा अवयव है, तो 25 का हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि अस्थाई भाव की भी चर्चा की है, विभाव की भी और अनुभाव की भी चर्चा की है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देख ले हमारा अगला जो प्रश्न है 26 नंबर का कि अस्थाई भाव को पुष्ट करने वाले क्या कहलाते हैं। देखिए अस्थाई भाव की अगर हम बात करें तो इनको पुष्ट करने वाले जो हैं दोस्तों, अस्थाई भाव को इनको पुष्ट करने वाले क्या कहलाते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 26 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको संचारी भाव कहते हैं। अस्थाई भाव को पुष्ट करने वाले क्या कहलाते हैं, तो संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव क्या करते हैं, तो अस्थाई भाव को पुष्ट करते हैं, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है 27 नंबर का कि करुण रस का अस्थाई भाव है। जैसे कि हम लोग जाने आपके श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है आपका रति, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि रस करुण रस का जो होता है वो अस्थाई भाव क्या होता है। तो करुण रस की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका अस्थाई भाव हो जाएगा आपका शोक। ठीक है, करुण, ठीक है, करुणा, तो ये आपका करुण, करुण जो हो जाएगा ये आपका कौन सा इसका अस्थाई भाव हो जाएगा, शोक अस्थाई भाव हो जाएगा, शोक। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। देखिए जब शांत रहेगी, ये तो हम लोग जान रहे हैं, ये आपका किसका हो गया, ये आपका करुण का हो गया। ठीक है, ये तो आपका करुण का हो गया, लेकिन इसमें जो है आपके शांत रस का जो अस्थाई भाव पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांत। यानी कि हम निर्वेद, यानी कोई वेद नहीं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, एक मान लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट लगा दीजिए यहाँ पे कि हम कोई भी वेद नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि निर्वेद, हम क्या बैठे हैं, शांत बैठे हैं। तो शांत बैठे हैं तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद। ठीक है, निर्वेद, हम कोई सा वेद नहीं पढ़ रहे हैं भाई, हम में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, हम शांत हैं। ठीक है, तो निर्वेद। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, विभाव भाव के कितने प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पे एक भाव जो है आपका संचारी भाव, विभाव भाव, तो ये सब क्या है, भाव हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विभाव भाव के कितने प्रकार होते हैं। तो विभाव भाव के अगर हम प्रकारों की अगर हम बात कर लेंगे तो इसके 2 प्रकार हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, विभाव भाव के 2 प्रकार होते हैं। ये मैं आपको सब सारे कुछ जो है डिटेल्स क्लास में जब आएगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। अभी आप लोग एमसीक्यू के रूप में जो है जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उस तरह का आप लोग जो है क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए नंबर 30 हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कायिक या आंगिक भाव निम्न में से किससे प्रकट होता है। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर का जो जवाब हो जाएगा ये आपका जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, शरीर की चेष्टाओं से। ठीक है, कायिक या आंगिक भाव निम्न में से किससे प्रकट, तो ये आपकी शरीर की चेष्टा, यानी शरीर जो प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है, उसी से हमारा क्या होता है कि कायिक या आंगिक भाव निम्न में से प्रकट होता है, यानी कि निम्न में से इससे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये थे आज के आपके 30 प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। तो चलिए आपकी बारी है, आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा है। और हम दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। ठीक है, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।